Good morning, class 8. This is the history. Second clip of chapter 5, Rural Life and Society. In previous clip or first clip, you had read about the revenue policy or agrarian policy of British administration, such as Izardari system, permanent settlement, Rayatwari system, and Mahalwari system, along with effects of the land revenue system. And the topic of today of this chapter, let us start consider about it, the growth of commercial crops. First, you would have known what means commercial crops. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या है। इस कॉमर्शियल क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है ये 1830 के बाद स्टार्ट हो चुका था, और जितने भी यूरोपियन इन्वेस्टर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर इसके पीछे इन्वेस्ट करें। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स किसे कहा जाता है? जो कॉमर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे, जैसे इंडिगो, जूट, टी, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर केन, etc। ये सब के सब कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में यूज की जाती है। और जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन का काम करते हैं प्लांटर्स, उनके पास ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है, और उस लैंड पे जो वो खेती करते हैं उस प्रोसेस को प्लांटेशन कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल क्रिएट ये हो जाती है कि इंडिया जैसे देश में आखिर कमर्शलाइजेशन का क्या कारण रहा होगा। तो चलिए उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं जिसके वजह से इंडिया के अंदर कॉमर्शियलाइजेशन को सपोर्ट मिला और ये डेवलप हुआ। यहाँ बुक में आपका 5 कारण दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें और इसे और समझें। सबसे पहला कारण आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? न्यू एग्रेरियन पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट, माहलवारी, रैयतवाड़ी या जो इजरदरी था, उसके वजह से जो किसान थे बेचारों को अपने प्रोडक्शंस का आधा से ज़्यादा लगान के रूप में पेड करना होता था, और जो आधा फसल होता था उनसे उनके परिवार का गुजारा नहीं होता था। इस व्यवस्था से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? इस तरह के क्रॉप्स का सहारा लिया जिससे उनको एक्स्ट्रा पैसे आ सके और वो टैक्स आसानी से दे सके। दूसरा, लैंड को बस सिलेबल कमोडिटी माना गया, मतलब ब्रिटिश के लिए लैंड कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए बस ये एक कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट था जिसे बस बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या खरीद सकते थे। इसी तरह से तीसरा, एब्सेंटी लैंड लॉर्ड्स का निर्माण हुआ। जो पुराने ज़मींदार थे, जब वो नहीं पेड कर पाते थे लैंड रेवेन्यू, तो उनके ज़मीनें छीन ली जाती थी और उसके जगह पे नए लैंड लॉर्ड को ज़मीनें दे दी जाती थी जो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। चौथा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ा जो कि इंग्लैंड में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ तो इनको काफ़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स चाहिए थी, और ये रॉ मटेरियल्स स्पेशली कॉलोनीज से मंगवाई जाती थी। तो इंडिया इंग्लैंड का कॉलोनी था, इसीलिए यहाँ से पर्याप्त मात्रा में कॉटन, जूट, इन सबको रॉ मटेरियल के रूप में इंग्लैंड सेंड की जाती थी। और फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि इंडिया के अंदर इंडिगो, टी, कॉफ़ी का जो था ये बहुत ही मतलब प्रॉफिट बेस्ड था यहाँ डेवलप करना। यहाँ खेती इसकी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग इसमें ही अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप कॉमर्शलाइजेशन का कारण देखें, इससे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ के वैसे सिचुएशंस क्रिएट हुआ कि ये कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती होनी शुरू हो गई। तो ये जब खेती हुई तो इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या असर पड़ा लोगों पे? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का इफ़ेक्ट क्या पड़ा स्पेशली किसानों के ऊपर? तो इफ़ेक्ट में सबसे पहला इफ़ेक्ट यहाँ आप देख रहे हैं, डिसरप्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी। यानी जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र का जो इकोनॉमी था वो पूरी तरह से पहले तो सेल्फ सफिशिएंट था, बट जब ब्रिटिश ने उसके ऊपर टैक्स लगाया तो किसान बेचारे मजबूर हो गए, क्या करने लगे? ये खेती करने लगे, और जब खेती करते थे तो इससे उनका ज़मीन का फर्टिलिटी डाउन होता था। इससे गांव का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दूसरा पॉइंट्स क्या है? दूसरा रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी लैंडर। ग्रामीण इलाकों में मनी लैंडर का एक स्थान बन गया, कर्ज देने वाले का, साहूकार का। तीसरा,
अब्सेंटी लैंडलॉर्ड का निर्माण हुआ। पुराने लैंडलॉर्ड जमींदार के जाने के बाद उनके जगह पे नए लैंडलॉर्ड आते थे जिनको सिर्फ पैसे से मतलब होती थी। फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का आकार डिवाइड होते गया, वो टूटते गया, जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा और लोग गरीब किसान जो थे वो और गरीब होते गए। बस इसका थोड़ा सा एक फ़ायदा देखने को मिला, एक छोटा सा पहला फ़ायदा ये देखने को मिला कि नए फूड क्रॉप्स के फसल के वजह से थोड़ा सा जो खेती करने वाले होते थे उनके पास पैसों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो गई। और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि इन्हीं सेल प्रोडक्ट को जब वो सेल करने के लिए शहरों में जाते थे तो जो शहर में मॉडर्नाइजेशन आया था उन चीज़ों को भी ये समझना और देखना स्टार्ट किया और एंजॉय करना शुरू किया। तो ये छोटा सा इफेक्ट था। इसके अलावे हम देखेंगे कि यही कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, इंडिया के अंदर एक नए क्लास को इमर्ज किया जो न्यू मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। और ये न्यू मिडिल क्लास मेन रूप से इमर्ज हुआ रिच मर्चेंट्स और ट्रेड एजेंट ऑफ ब्रिटिश से, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे, जैसे गुमस्ता हुए, शॉपकीपर्स हुआ, मनी लैंडर्स हुआ, लैंडलॉर्ड और ज़मींदार्स हुए, ये सब ट्रेड एजेंट थे ब्रिटिश के। तो इन लोगों के का ही अगला पीढ़ी क्या हुआ, मिडिल क्लास के रूप में इमर्ज हुआ, जो पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित था। और इन्हीं लोगों ने क्या किया, सोशल रिफॉर्म्स और फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए लीडर प्रोवाइड भी किया। तो आज ये सेकंड क्लिप यहीं पे कंप्लीट होता है, चैप्टर 5 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी का टॉपिक ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स का। दैट्स ऑल।